नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार पुनः आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 5 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सहारा सेवी मुख्य विवाद की सुनवाई को लेकर तारीख लगी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश या फिर माननीय जस्टिस महोदय की अनुपस्थिति को लेकर वो सुनवाई नहीं हो पाई, जिसको लेकर देश के आम निवेशकों में एक ये भ्रांति फैली हुई थी कि 3, 4 और 5 सितंबर को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा सेवी के मुख्य विवाद की सुनवाई की थी, इस सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि 1 महीने के भीतर 1000 करोड़ रुपए और बकाया 9 माह के अंदर लगभग बकाया राशि जमा करने का आदेश सहारा समूह को दिया था, वो आदेश कितना क्रियान्वयन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसी जिज्ञासा को लेकर देश के आम निवेशकों में ये भ्रांति फैली हुई थी। क्योंकि न तो सहारा समूह ने सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि हमने राशि जमा करा दी, और ना ही सेबी के द्वारा इस बात को प्रकाशित किया गया था। इसी भ्रम को लेकर निवेशकर्ताओं में ये जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि 5 दिसंबर 2024 को जो सुनवाई होगी, उस सार्थक सुनवाई में दूध का दूध और पानी का पानी होते हुए दिखेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एक साथी द्वारा सेबी में एक आरटीआई के जरिए ये पूछा गया कि 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई के दौरान सहारा समूह ने उस आदेश को क्रियान्वयन करते हुए अब तक कितनी राशि जमा करा दी गई है, और इसी आरटीआई का उत्तर सेबी के द्वारा दिया गया, और जिसमें यह बताया गया कि सहारा समूह द्वारा 2735 करोड़ रुपए यानी 2735 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अकाउंट में जमा करवा दिए गए हैं। अगर इस बात को सत्य के तौर पर देखा जाए तो यह कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सहारा भी अब समाधान के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह उसने लगभग 30% राशि, जो कि 3, 4 और 5 सितंबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, उसका 30% राशि उस आदेश को क्रियान्वयन करते हुए जमा करा दिया गया है, तो क्या इसी को लेकर पिछले दिनों जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा द्वारा एक पीआईएल दाखिल किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में? क्या उस पीआईएल को ठुकराने का कारण यही था कि सहारा समूह अब न्यायालय के आदेश को क्रियान्वयन करने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं समाधान के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिख रहा है? नहीं तो क्या सहारा समूह के भुगतान नहीं होने के कारण देश के लगभग 65 करोड़ लोग जब इस समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, तो इतने बड़े समूह की दर्द और पीड़ा भरी मांग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय कैसे किसी अन्य बेंच को या फिर किसी अन्य पीआईएल में टैग करने का आदेश दे सकता है? लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा पर सवाल खड़े नहीं करते हुए शायद यही लग रहा है कि समूह के आदेश को क्रियान्वयन को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पीआईएल को किसी अन्य मामले के साथ में टैग करने का आदेश दे दिया।
साथियों, अच्छी शुरुआत है सहारा समूह की, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्रियान्वयन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी के साथ अब जब पोर्टल को आए हुए लगभग 18 माह से ऊपर हो चुके हैं और इस पोर्टल के भुगतान को लेकर लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, इस पोर्टल के भुगतान को लेकर आम निवेशक विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पोर्टल की कार्यप्रणाली को लेकर आम निवेशक विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से इसकी कार्यप्रणाली है, जिस तरह से कमियों को आम निवेशकों के समक्ष परोसा जा रहा है, उस कार्यप्रणाली को लेकर आम निवेशकों में कहीं ना कहीं रोष जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि विगत 18 महीनों में इतना सब कुछ विरोध होने के बावजूद भी सीआरसीएस द्वारा एक बार भी सार्वजनिक मंच पर यह सहारा समूह को कहते नहीं दिखे कि आप हमें पूर्ण रूप से डाटा उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहे हैं, या फिर सेबी के द्वारा भी इस 18 माह में सहारा समूह का कहीं से भी विरोध करना। और रही बात केंद्र सरकार का, जो भी कहीं ना कहीं सहारा समूह का विरोध नहीं कर रहा है, जबकि देश का बहुत बड़ा समूह यानी लगभग 65 करोड़ लोग आज इस भुगतान नहीं होने की प्रणाली का देश भर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, उसके बावजूद भी इन सरकारी एजेंसियों का विरोध नहीं करना और इन सरकारों का विरोध नहीं करना, ये क्या दर्शाता है? आप स्वयं समझदार हैं। दोस्तों, क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये मन बना लिया है कि अब भुगतान मात्र पोर्टल से ही किया जाएगा? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दिनों सहकारिता मंत्रालय एक आईए लेकर जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मौन धारण करते हुए उस आईए की समयावधि, यानी अगर यूं कहा जाए कि पोर्टल की समयावधि को दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया, और यह तक नहीं पूछा उस विभाग से कि इन 18 माह में जब आपके समक्ष लगभग 87-88 करोड़ हजार करोड़ रुपए का डाटा भुगतान करने के लिए उपलब्ध है, इसके दौरान भी आप इतने माह में मात्र 1200 करोड़ का ही भुगतान कर पाए, तो ऐसा क्यों? यह सवाल बनता था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन उस सहकारिता विभाग से नहीं पूछा गया और उनको मौन सहमति दे दी गई कि दिसंबर 2025 तक आप भुगतान करते रहिए। दोस्तों, सरकार द्वारा भी सहारा समूह पर दबाव नहीं बनाना और सीआरसीएस द्वारा मौन धारण करना, आखिरकार ये क्या दर्शाता है? सहारा समूह जो कि सामने आप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भुगतान की कोई योजना नहीं बनाना और ना ही बताना, ये क्या दर्शाता है? पिछले दिनों सहारा समूह भी एक अपनी याचिका के जरिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर लगभग 1120 करोड़ रुपए का मांग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसकी भी 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और जिस तरह से समूह ने 2735 करोड़ रुपए सारा सेबी के अकाउंट में जमा करवा दिया, और जब भी इसकी अगली सुनवाई होगी तो आपको क्या लगता है कि सहारा समूह की उस मांग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरा कर देगा? और अगर 1120 करोड़ रुपए सहारा समूह को दिए जाते हैं, तो क्या समूह भुगतान की प्रणाली को क्रियान्वयन करने में सफल हो पाएगा, या फिर अपने खर्चे पूर्ण करके इतिश्री कर लेगा? ऐसा इसलिए कह रहा हूं साथियों कि सहारा के ज्यादातर ऑफिसेज बंद हैं और ऑफिस खोलने की उनके पास फंड की व्यवस्था नहीं है।
और इसी फंड को लेकर या इसी फंड की व्यवस्था को लेकर इन्होंने 1120 करोड़ रुपए का मांग पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा है। साथियों, कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, तैयारियां हो रही है, जोर शोर से हो रही है, लेकिन धरातल पर भी तो दिखना चाहिए। आम निवेशक उनके दुश्मन नहीं हैं। आज नहीं तो कल या फिर बीते हुए कल को अगर याद करें तो वही कार्यकर्ता और वही जमाकर्ता कहीं ना कहीं समूह के चहेते बने हुए थे, लेकिन आज उनको दुश्मन लग रहे हैं। साथियों, इस बात को समझने की भी जरूरत है कि सरकार और सहारा के बीच में जो कहीं ना कहीं साठगांठ या चक्रव्यूह जो भी कहे, इसको तोड़ने की जरूरत है। अब सरकारों के समक्ष या फिर सीआरसीएस के समक्ष अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए उनको जगाने की जरूरत है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपना मन बना लिया है कि जब तक सहारा सेबी का विवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक दूसरी कोई सुनवाई स्वतंत्र बहस सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नागेंद्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की जो रीट याचिका लगी हुई है, उसकी भी कोई दिनांक अभी तक नजर नहीं आ रही है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि नागेंद्र कुशवाहा द्वारा जो रीट लगाई गई है वो भी जब तक सहारा सेबी का विवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक वो भी अपनी सुनवाई करवाने के पक्ष में नहीं है। तो फिर साथियों, इसको क्या समझा जाए? दूसरी तरफ झारखंड की राज्य सरकार सहारा के उन निवेशकों को या फिर सहारा के उन कर्तव्योगी कार्यकर्ताओं को जो कि अपने चुनावी वादों में या घोषणा पत्र में शामिल किया था, उनको कितनी राहत प्रदान करने का काम करते हैं, ये भी आने वाले कल में देखने वाली बात होगी। और सिर्फ झारखंड और झारखंड ही क्यों, क्या अन्य किसी राज्यों में जो निवेशक पीड़ा में हैं या फिर जो कार्यकर्ता इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कर गए हैं, क्या उनको आर्थिक मदद नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो कहता हूं जरूर मिलनी चाहिए। और अगर झारखंड सरकार ये पहल करती है तो फिर देश के अन्य राज्य सरकारों को भी इसकी पहल करते हुए कहीं ना कहीं सहारा के उन कर्तव्यों की कार्यकर्ताओं के परिवारों को और निवेशकों के परिवारों को सहयोग के रूप में कुछ ना कुछ राशि जरूर देनी चाहिए। साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सहारा जिस गति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश को क्रियान्वयन करने में लगा हुआ है, क्या उसी गति से निवेशकों को भुगतान देने में और उनकी समस्याओं को समाधान करने में कितना अग्रसर रहता है, ये देखने वाली बात होगी। साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ।